Hello students, how are you? I hope you do your best. उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे. As usual, क्लैट के लिए हम आगे बढ़ेंगे अपने 5th मॉक टेस्ट के लिए और 75 डे एनएलयू चैलेंज. तो एज यूजुअल इंग्लिश लैंग्वेज पर हम लोग डिस्कशन करेंगे. मैं राहुल अग्निहोत्री, राहुल अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूँ. वेलकम एवरीवन टू दिस प्रेस्टिजियस क्लास. लेट अस स्टार्ट without wasting the time. Usually what we do, हम क्या करते हैं, हम करते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं. How many questions are there? The first question, will the following best describe the tone of the passage? पैसेज की टोन कैसी, ह्यूमरस या आयरनिक एंड आयरनिक, या ऑप्टिमिस्टिक या लाइट हार्टेड, सीरियस एंड कॉशनरी, सरकास्टिक एंड मॉकिंग. और कंजंक्शन कौन सा यूज होना चाहिए इसमें? टेक्नोलॉजी अलोन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी डैश फॉल्स ऑन द इंडिविजुअल एज मच एज इंस्टीट्यूशन, सो एंड एज मच एज बिकॉज. इनमें से कौन सा आना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे. सेकंड क्वेश्चन. उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहां देखिए. Which literary device is used the phrase information is spread faster than wildfire? इसमें simile है, metaphor है, alliteration है, personification है. कौन सा है हम इसके बारे में बात करेंगे. और उसके बाद हमारे पास है क्या अगला क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज देयर, डैश मिसइंफॉर्मेशन इज एक्सीडेंटल और डिसइंफॉर्मेशन इज intentional. So what is the what should be the combination of conjunctions should be used, if, then, although, yet, either, or, while, whereas. ये सभी यूज होने चाहिए. कौन सा आएगा इसमें से बेस्ट है वो फाइंड आउट करना है. फिफ्थ क्वेश्चन है, which of the following uses the purpose conjunction to combine the ideas in the given line? People share fake news, they do not always verify it first. इसमें कौन सा आना चाहिए? but, although, so that, and. Which one is the best one? So apply करेंगे. And the last question that is given here, with the following is not mentioned, which of the following is not mentioned as the consequence of fake news? fake news का क्या परिणाम हो सकता है, consequences क्या होते हैं उसके बारे में. influencing elections, encouraging digital entrepreneurship, inciting violence, promoting vaccine hesitancy. क्या हो रहा है, क्या consequences है फेक न्यूज की वजह से, क्या क्या होता है वो बताना है. so 6 questions are there. now it's time to read the passage. So please read the passage. After that you can do the questions easily. So you just do the passage. First of all, we should talk about some typical words that are given there. Typical means to say tough words here. We have to first of all find out the vocabulary, which looks little bit important. Okay, so it can help you in some other passages. So the very first word that is given here, what I think alongside the digital progress, all words are simple. This is undercurrent. Undercurrent and explosive, it is very simple. Misinformation, it is also very important. So what is the meaning of undercurrent? Undercurrent means to say negative feeling or feeling which is negative and it is hidden. ये अंदर ही अंदर छिपी हुई है, नेगेटिव फीलिंग टाइप की है और ये अंदर ही अंदर छिपी हुई है. नेक्स्ट वन वर्ड, इट इज मिस इन्फॉर्मेशन. मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन? इट इज ऑल अबाउट द फेक न्यूज. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन, इट इज व्हाट? फेक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है. ओके, सो यू गॉट द मीनिंग ऑफ दीज टू. वन मोर वर्ड इट इज गिवन हियर, fabricated, to give the false information, to give the false information. You got it? False information. Clear? और ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल, फैब्रिकेट, हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो भी फैब्रिकेटिंग होती है, पर फैब्रिकेशन वर्ड जब इस तरह से यूज किया जाएगा इस तरह की चीजों में, तो दिस इज द मीनिंग व्हाट दैट आई हैव गिवन यू, टू गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन. और ये किस लिए होता है? टू ट्रिक पीपल, टू बिट्रे पीपल, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए.
ओके, तो मिस इन्फॉर्मेशन और फैब्रिकेटेड ये सिंपल वर्ड्स थे, ये ऐसे वर्ड्स थे, इनकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, misleading spread, the distinction between misinformation, false information shared unknowingly, disinformation। डिसइंफॉर्मेशन ये भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन होता है जो डेलिबरेटली ऐसा किया जाता है, मिसइंफॉर्मेशन ही फॉल्स इन्फॉर्मेशन होता है जो अनइंटेंशनली हो जाता है, और डिसइंफॉर्मेशन जो जानबूझ के ऐसा किया जाता है। ठीक है, ये भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है, जानबूझ के करते हैं। ठीक, आगे द मैकेनिज्म, ये तो सिंपल वर्ड है, कॉम्प्लेक्स भी सिंपल है। एल्गोरिदम, एक पर्टिकुलर एक एल्गोरिदम मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का एक टेक्नोलॉजी होता है या ऐसा कुछ सिस्टम होता है जिससे हम जो है किसी चीज को फैलाते हैं। ओके, और इसके अलावा कोई और वर्ड, एल्गोरिदम भी हमने ऑब्वियसली डिस्कस कर लिया। सेंसेशनल, सेंसेशनल जो एकदम तहलका मचा दे, बहुत कुछ जबरदस्त तरीके से प्रभाव डालते हैं, कुछ ऐसा होता है। और डिसैमिनेशन, इसका मतलब होता है स्प्रेड, फैलना। ठीक है, रीइंफोर्स, इसका मतलब होता है टू मेक एन आइडिया और अ पर्टिकुलर समथिंग स्ट्रोंगर, किसी चीज को स्ट्रोंगर बनाना। मैग्नीफाई, टू स्प्रेड, या उसको क्या है एम्पलीफाई कर देना, जैसे आवाज में एम्पलीफायर लगा देता, आवाज बड़ी हो जाती है, ज्यादा दूर तक फैल जाती है। मैग्नीफाई का मतलब ग्लास मैग्नीफाई कर देता, बड़ा बना देता, ऐसा कुछ। सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट word, that means to say tendency, you know, and phenomenon, simple word, and any more word it is there, psychological pattern, no, fertile ground, overwhelming volume of information, distinguish credible sources, deceptive जो धोखेबाजी से भरा हो, tricky हो, इसमें tricks यूज की गई हो, deception से word बना है deceptive, जो धोखे से भरा हो, full of deception। Any more word, consequences, you know, results, negative results ज्यादातर यूज होते हैं इसमें। एंड इंसाइट, प्रोवोकेशन होता है, ये भड़काना, इट इज प्रोवोकेशन। रिपल, एक वर्ड वहां पे दिख रहा है कि रिपल, रिपल किसी इवेंट से, किसी सिचुएशन से कोई इंपैक्ट, इफेक्ट पड़ता है और फिर इसी से आगे बढ़ते जाते हैं, रिपल इफेक्ट्स होते हैं, लगातार इफेक्ट्स बढ़ते जाते हैं। कॉम्बैट, कॉम्बैट फाइट से रिलेटेड होता है, to fight, and literacy, cannot solve, and all words are simple now। so civic duty, हमारी एक ऐसी ड्यूटी जो हमें समाज के प्रति करनी होती है, नागरिकों के प्रति हमारी ड्यूटी होती है। now we have done all the words which I think I should tell you, but there might be many words which you want to know, so you can help, you can take the help from a good dictionary, Merriam-Webster, you can take the dictionary, Oxford dictionary, it is also helpful, but do not go through any Hindi dictionary because they give a meaning, they don't explain the word, they give a meaning। now in the 21st century the internet has revolutionized how people access and consume information। अभी इंटरनेट ने क्या किया, रेवोल्यूशन पैदा कर दिया है लोगों को इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए। हाउएवर अलोंगसाइड दिस डिजिटल प्रोसेस लाइज अ डार्क अंडरकरेंट, पर इसके अंदर कुछ हिडन भी है, कुछ ऐसा भी है जो ठीक नहीं है, एक नेगेटिव फीलिंग भी पल रही है। द एक्सप्लोसिव राइज ऑफ फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन, अभी फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन का भी दायरा बढ़ रहा है। वेदर इट्स अ फैब्रिकेटेड, whether it is fabricated headline shared on social media or a conspiracy theory circulated via messaging apps। ये एक जानबूझकर एक ऐसी हेडलाइन बनाई जाए जिसको फैलाया जाए सोशल मीडिया पर, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है जो मैसेजिंग एप्स के थ्रू जो है पहुंचती है। मिसलीडिंग कंटेंट कैन स्प्रेड ग्लोबली विद इन मिनट्स, जो मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है तो बड़ी जल्दी फैलता है। जैसे अभी नेपाल में आपने सुना ही है, जो है एक वहां पर बहुत सारे इस तरह के दंगे वगैरह हुए हैं और लोगों की जानें चली गई उसमें, और जेनजी ने, मैं दंगा भी नहीं कहूंगा, ये उनका रिवोल्यूशन टाइप का कुछ था जिसको वो लोग इसको इससे परिभाषित करते हैं। पर इसमें जो सबसे बुरा हुआ है वो ये हुआ है, नेपाल की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है उसको, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जिसके लिए वहां के लोगों का पैसा लगा था, उसको नुकसान पहुंचा है।
और वो अरबों खरबों में नुकसान है, वो मिलियन बिलियंस में उसका जो है डैमेज हुआ है। तो ये प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हुआ एक, और इसी बीच कई सारी फॉल्स जो इन्फॉर्मेशन है वो भी स्प्रेड हुई हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की। आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन शेयर्ड unknowingly. The distinction between misinformation, false information shared unknowingly, and disinformation, false information which is shared intently, deliberately, जानबूझकर ऐसे करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, yet often overlooked by the general public. लेकिन उसको भी जनरल पब्लिक क्या है, ओवरलुक कर देती है। The mechanism of fake news are as complex as they are dangerous. वो जो मैकेनिज्म होता है फेक न्यूज का बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है और डेंजरस भी होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ड्रिवन बाय एल्गोरिदम दैट प्रायोरिटाइज एंगेजमेंट ओवर एक्यूरेसी एंड unintentionally amplify misleading content। जो इनका एल्गोरिदम कुछ इस तरह का होता है, मतलब उनका सिस्टम कुछ ऐसा होता है इन प्लेटफॉर्म्स का कि ये एंगेजमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी कितने लोग उसको देख रहे हैं ये उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और फिर उसी को ज्यादा अच्छा दिखा देते हैं और सबसे ज्यादा फिर उसको लाइमलाइट में ले आते हैं। सपोज किसी वीडियो को बहुत सारे लोग एकदम से देख रहे हैं तो उसको ये हाइप दे देंगे, यानी देखें वो सच है कि नहीं है, एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं है इसका, मिसलीडिंग कंटेंट हो तो व्यू ने कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। सेंसेशनल हेडलाइंस एंड इमोशनली चार्ज नैरेटिव्स आर मोर लाइकली टू बी क्लिक्ड, शेयर्ड एंड बिलीव्ड इवन दे लैक फैक्चुअल बेसिस। इमोशनली और नैरेटिव जो इमोशनली और सेंसेशनल नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, जैसे ऐसे लिखा हो दिल दहला देने वाली घटना, ठीक है, तो इसको लोग बड़ी जल्दी देखेंगे। या ऐसा कोई पिक्चर है इसमें गर्दन काटते हुए दिखाया जा रहा है तो लोग इसको जरूर क्लिक करेंगे, तो ये फैलता बहुत तेजी से है, भले ही वो सही हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज अ रिजल्ट यूजर्स फ्रीक्वेंटली बिकम अनविटिंग पार्टिसिपेंट्स इन द डिससेमिनेशन ऑफ फॉल्सहुड्स। तो जो यूजर्स होते हैं अननोइंगली क्या हो जाते हैं, अनविटिंग का मतलब वो ध्यान या ज्ञान नहीं होता उनका और बिना जाने समझे वो इसको फैलाने लगते हैं। डिससेमिनेशन ऑफ फॉल्सहुड, रीइंफोर्सिंग इको चैम्बर्स दैट रिफ्लेक्ट एंड मैग्नीफाई देयर प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स। और ये क्या होने लगता है, एक रीइंफोर्स करने लगते हैं उन आइडियाज वगैरह को जो पहले से ही हमारे पास मौजूद होते हैं, वो सही है गलत है इस पर कोई बात नहीं होती है। आज सिग्निफिकेंट चैलेंज लाइज इन द ह्यूमन टेंडेंसी टू प्रायोरिटाइज इंफॉर्मेशन दैट अलाइंस विद पर्सनल बायसेस। कुछ इस तरह के महत्वपूर्ण चुनौतियां होती हैं, लाइज इन द ह्यूमन टेंडेंसी, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी में होती है, वो इन इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटाइज या प्राइमरी बना देते हैं जो हमारे पर्सनल बायसेस से जुड़े होते हैं, यानी कि जिन पर हमें लगता है ये बात सही है तो सही है। A phenomenon known as confirmation bias. People are more likely to trust and share content that support their views. लोग ऐसे कंटेंट को ज्यादा सपोर्ट करते हैं जो उनके व्यूज से फिट बैठता, मैच होता है, regardless of its authenticity. वो सही या गलत है इस पर कोई बात नहीं करता। This psychological pattern not only undermines objective thinking but also creates fertile ground for fake news to thrive. ये जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है ये उस ऑब्जेक्टिव थिंकिंग को अंडरमाइन ही नहीं करता बल्कि ये क्या करता है, फेक न्यूज को थ्राइव करता है, प्रॉस्परस करता है, यानी कि उसको समृद्ध बनाता है। मोreover, the overwhelming volume of the information online makes it increasingly difficult to distinguish credible sources from deceptive ones. कौन सही है कौन गलत है न्यूज ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। The consequences of unchecked misinformation are far reaching। और जो इस मिस इन्फॉर्मेशन का जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बड़े दूर तक दिखाई देते हैं। फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शन आउटकम्स, इससे इलेक्शन प्रभावित होता है। प्रमोटिंग वैक्सीन हेजिटेंसी, वैक्सीन के लिए हेजिटेंसी बढ़ती है कि हम इसको यूज नहीं करेंगे। टू इंसाइटिंग वायलेंस एंड डैमेजिंग रेपुटेशंस, इससे वायलेंस बढ़ता है, रेपुटेशन पर भी हर्ट होता है। द रिपल इफेक्ट ऑफ फेक न्यूज एक्सटेंड अक्रॉस सोसाइटीज, और इसके इफेक्ट्स बढ़ते चले जाते हैं जो सोसाइटीज और बॉर्डर्स को प्रभावित करते हैं। गवर्नमेंट, टेक कंपनीज एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैव लॉन्च्ड इनिशिएटिव टू कॉम्बैट दिस ग्रोइंग मेनास। इस आपदा, इस विषप, ये इस तरह की जो बीमारी सी फैल गई है, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट, टेक कंपनी, सिविल सोसाइटीज जो है अब कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स स्टार्ट कर दिए, रेंजिंग फ्रॉम द फैक्ट चेकिंग सर्विस टू डिजिटल लिटरेसी कैंपेन। इसके लिए डिजिटल लिटरेसी कैंपेन चलाया जा रहा है। फैक्ट चेकिंग भी के लिए भी करते हैं, जैसे आज तक वगैरह ये न्यूज चला है, फैक्ट चेकिंग भी चलाते हैं और कई बार ये खुद भी न्यूज को इस तरह से कर देते हैं, पर हमेशा ये जानबूझ के करते हैं, ऐसा नहीं होता। हाउएवर टेक्नोलॉजी अलॉट कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। हमेशा टेक्नोलॉजी ही इस परेशानी को ठीक नहीं कर सकती, हमें खुद भी ध्यान देना होगा। अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई रेजिस्ट फेक न्यूज फॉल्स ऑन इंडिविजुअल एज मच एज इंस्टीट्यूशंस, है ना। कभी कभी न्यूज चैनल से भी हो जाती हैं गलतियां, देखो गलतियां सबसे होती है, उनको भी हम दोष नहीं दे सकते, इंसानों से भी होती है, लेकिन वो फैक्ट चेक करते हैं, हमें भी करना चाहिए ऐसा। डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, इससे थिंकिंग स्किल्स भी बढ़ते हैं।
Ultimate responsibility to identify and resist fake news, false individual as well as institutions. Developing critical thinking skills, questioning sources, resisting emotional manipulations are essential steps toward a more informed public. पब्लिक को कैसा होना चाहिए, उसे क्वेश्चन सोर्सेज पता रखना चाहिए, इमोशनल मैनिपुलेशन से बचना चाहिए, ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी लानी चाहिए, सही है गलत है बस सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इन अ वर्ल्ड वेयर इंफॉर्मेशन पावर, आज की दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन ही सब कुछ है, बीइंग वेल इन्फॉर्म्ड इज नो लॉन्गर ऑप्शनल, इट्स अ सिविल ड्यूटी। सब कुछ जानकारी रखना हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। सो विद द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज, ह्यूमरस, आयरनिक, ऑप्टिमिस्टिक, लाइट हार्टेड, सीरियस एंड कॉशनरी, सरकास्टिक एंड मॉकिंग। कोई व्यंग्य तो कर नहीं रहा था वो, तो सरकास्टिक या मॉकिंग ये तो हम लेंगे नहीं ना, ये लेंगे हम, ये फनी वगैरह भी कुछ नहीं था। ह्यूमरस का मतलब फनी होता है, सरकास्टिक का मतलब होता है ऑपोजिट तरीके से हम कोई बात समझाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। ऑप्टिमिस्टिक या लाइट हार्टेड ना, ये भी नहीं था, बड़ा सीरियस डिस्कशन था, तो सीरियस एंड कॉशनरी विल बी द राइट आंसर। व्हिच कंजंक्शन यूज्ड इन द सेंटेंस, टेक्नोलॉजी अलोन कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी अकेले ही नहीं कर सकता है। अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां कहीं लिखा होगा, टेक्नोलॉजी अलोन ये नहीं कर सकता, कहीं दिया होगा ये, हम चलते हैं अभी कहां पर, ये कहीं है, हाँ ये है। However, technology alone cannot solve the problem. Ultimately, the responsibility to identify resist fake news on TV as much as institutions. तो ये कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हम लगा के देखते हैं। टेक्नोलॉजी अकेले कुछ नहीं कर सकता, अल्टीमेटली कुल मिलाकर हमें कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सो फॉल्स, तो इसलिए फॉल्स, तो सो का मतलब इसलिए वो नहीं आ सकता, एंड भी नहीं आ सकता, ठीक है, बिकॉज फॉल्स ऑन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन पर जिम्मेदारी है, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं बन सकता, ना बिकॉज आएगा ना ये आएगा, नहीं, एज मच एज, जहां तक है, जितना ज्यादा हो इनकी तरफ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, तो हमारे लिए बेस्ट आंसर क्या होगा, एज मच एज। नाउ more questions are here. Which literary device is used the phrase information is spread faster than wildfire? Comparison है, simile, like और as use करता है, तो क्या है इसमें, नहीं आएगा ये। पर्सनिफिकेशन, नॉन लिविंग को लिविंग की तरह बता देता है, जैसे मैं कहूं नाइट स्पीक्स टू मी, रात मुझसे बात करती है, तो नाइट नॉन लिविंग है तो मुझसे कैसे दिखा रहे हैं, तो पर्सनिफिकेशन, तो वो भी नहीं था इसमें। एलिट्रेशन होता है, हम हर एक वर्ड की शुरुआत सेम लेटर से कर दें, जैसे बिग, बोगस और एक साथ आ गया बिग बोगस और बग, ऐसे, तो बिग बोगस बग, तीन जगह बी आ गया, तो ये जो इस तरह की चीजें, एलिट्रेशन, साउंड सेम आने लगे या सेम लेटर का इस्तेमाल करके हम वर्ड्स को आगे रखने लगे, एलिट्रेशन हो जाता, तो वो भी नहीं था इसमें, क्योंकि इंफॉर्मेशन में आया है यहाँ ऐसे वहां आया, फिर तो ये नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, मेटाफर। कंपैरिजन है, लाइक और एज का यूज नहीं है, तो कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मेटाफर लेंगे, ठीक। मिस इन्फॉर्मेशन इज एक्सीडेंटल, डिस इन्फॉर्मेशन इज इंटेंशनल, ये अचानक से हो जाती है, पता नहीं चलता, लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन जानबूझकर होती है, तो ऑल्दो और येट नहीं हो सकता। ऑल्दो येट कैसे यूज करते हैं, जैसे मैं कहूं ऑल्दो ही इज माय सन येट ही डजंट लव मी, वो मेरा लड़का तो है लेकिन मुझे प्यार नहीं करता, तो ऐसा होने पर भी ऐसा हो जाए, तो ये ऑल्दो का सेंस नहीं बनता। आइदर और, या तो ये या ये, दोनों बातें जबकि हैं तो ये भी नहीं आ सकता। इफ मिस इन्फॉर्मेशन, यदि मिस इन्फॉर्मेशन एक्सीडेंटल है तो डिस इन्फॉर्मेशन इंटेंशनल होगा, ऐसा भी नहीं है, बल्कि होना ये चाहिए जबकि मिस इन्फॉर्मेशन एक्सीडेंटल होती है वहीं डिस इन्फॉर्मेशन इज इंटेंशनल होता है, तो ये इसका राइट आंसर है। दोनों बातें सही हैं, तो दोनों बातों को हमें रखना है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर। दे आर वेरी सिंपल, सो यू कैन डू देम इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चंस, two questions. We are the following use the purpose conjunction to combine the ideas in the given line. पर्पस दिखाना भैया हमें, तो कैसे यूज होगा ये पर्पस दिखाने के लिए, हम कैसे यूज करेंगे, पीपल शेयर फेक न्यूज बट दे डू नॉट, तो बट तो पर्पस नहीं दिखा रहा है, ऑल्दो भी पर्पस नहीं दिखा रहा है, सो दैट का मतलब हिंदी में होता ताकि, इन ऑर्डर टू या इन ऑर्डर दैट, ताकि ऐसा हो। पीपल न्यूज को शेयर करते फेक न्यूज को ताकि इसका वाइडर ऑडियंस हो, भले ये अनवेरिफाइड हो, तो बेस्ट आंसर क्या बनेगा, So which of the following uses the purpose conjunction? So purpose conjunction so that से होगा, and but although से नहीं होता है। Next one, which of the following is not mentioned as a consequence of fake news? Fake news की वजह से क्या क्या होगा, इलेक्शंस प्रभावित होंगे, वायलेंस बढ़ेगा,
वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ेगी, क्या नहीं होगा, एनकरेजिंग डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये आंसर होगा, ये चीज नहीं होगी, बल्कि फेक न्यूज से ये इसके दुष्परिणाम यानी कि बैड रिजल्ट्स आएंगे. सो यू गॉट दैट. ओके, सो all the questions are here. Now we should go for the next thing. This is the next passage, but we should read the questions first. So 6 questions are there. 7th question, first of all we should complete 6 question. The first passage we have already completed. Now this is 7th to 12th series, and this series belongs to second passage. But first of all we should read the questions and options, so it will help us a lot solve the questions after reading the passage. Now, what is implied by the statement? Even fiction, though imagined, carries the weight of interpretation. Fiction has no impact on readers. Fiction should never be taken seriously. Readers may interpret fictional content as reflective of real life ideas or values, or fiction always conveys फॉल्स मैसेजेस. क्या सही है इसका आंसर? बिना देखे बिना पढ़े भी शायद आप आंसर दे ही लेंगे, बट वी विल हैव टू रीड द पैसेज फर्स्ट. बट क्वेश्चंस भी हमारे लिए जरूरी है. राइटर मस्ट बी ऑनेस्ट विद देयर ऑडियंस डैश द रिस्क स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन और बिकॉज ऑल्दो अनलेस. विच वन शुड बी द आंसर? हम इस पर डिसाइड करें कौन सा कंजंक्शन आना चाहिए. उसके बाद हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं आगे. चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेलिब्रेट. डेलिब्रेट अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? डेलिब्रेट क्या मतलब होता है? रेकलेस, टेम्पोररी, थॉटफुल, सडन क्या होना चाहिए? हमें इसका मतलब निकालना है. विच सेंटेंस कंटेन्स एन इनकरेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शन. इसमें जो इनकरेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शन है वो इसमें कौन सा है? द मैसेज वॉज क्लियर एंड द ऑडियंस अंडरस्टूड. ही स्पोक विद पैशन बिकॉज ही बिलीव्ड इन हिज कॉज. द राइटर सबमिटेड द आर्टिकल सिंस इट वाजंट फिनिश्ड. सिंस का मतलब बिकॉज, क्योंकि. और रीडर्स एडमायर द स्टोरी ऑल्दो का मतलब नेवरथेलेस, यद्यपि, जैसे हम कहते हैं, इट वाज कंट्रोवर्शियल. और क्वेश्चन व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, इसमें बतानी थीम कौन सी, वो तो पढ़ने पर ही समझ में आएगा. और लास्ट क्वेश्चन है अ रिस्पांसिबल राइटर कंसीडर्स डैश द मैसेज बीइंग कन्वेड डैश इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट. तो 2 ऑप्शंस यहाँ हैं और 2 ऑप्शंस यहाँ हैं. कौन सा आना चाहिए इनमें से? बट, बोथ या बट, वेदर या बट, या नॉट ओनली बट ऑल्सो, या आइदर और. इनमें से कौन सा आना चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे. ठीक है, अभी चले आगे, शुरू करें. एक बार आप पैसेज पढ़िए. जस्ट कंप्लीट इट, देन वी विल गो अहेड. डन. सम मोर, आई थिंक मस्ट बी डन. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज, it is written here. Complete it. So I think it is done. Now the questions, it's time to do the questions. Just do them. 7, 8, 9. Just do them. Done. Now 10th, 11 and 12. 2 options of the 12th one, both but, whether but. So I have to write them here. Both, but, and whether but. What should be used here? It's up to you. Okay, just do them. Now we should start it. First of all, some important words. The word that is written here, genre. इसका मतलब होता है a particular type of you can say a particular type of style of art, music, literature, something like that. Wield का मतलब, ये दूसरा वर्ड wield का मतलब होता है, इसका मतलब to use या to have power. शक्ति का कैसे प्रयोग करें. इनविजिबल तो आपको पता ही होगा, जो दिखे ना. आगे डेकोरेशंस, सिंपल वर्ड. प्रोफाउंड, इट मीन्स टू से डीप, a profound responsibility. Upheaval, pivotal, इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट. upheaval आप इसमें लिख सकते हैं
डिसरप्शन, आगे advocate for justice and truth. Advocate here means to support, consumption, balance, consequences. All words are simple. Dilemma, confusion. The word dilemma is given here. Temptation, crave होती है इसी चीज की, लालच टाइप का, या लालच. Any more word? Implication, possible results, ethical, full of morality. Grapple, to form, hold and struggle, कस के पकड़ लेना, स्ट्रगल करना. है ना? तो डन, सारे वर्ड्स हो गए. एक बार आप इन्हें देख लीजिए. और कोई वर्ड, डिजायर, एक वर्ड है आउटवेज. इट मीन्स टू मेक, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग इम्पॉर्टेंट मोर देन समथिंग एल्स, किसी चीज को इम्पोर्टेंट दिखाना किसी और चीज से, है ना. एंड सम वर्ड्स आर हियर. आई थिंक सम वर्ड्स विल बी हियर. इंटरप्रिटेशन, हम किसी चीज को क्या कहते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं. एनी मोर वर्ड? सेंसरशिप, हम एडिट करते हैं, कट करते हैं कुछ चीजों के लिए. The word that is given, marginalize, to make something unimportant, किसी चीज को unimportant दिखाना. And any more word? Vacuum, you understand. Integrity, full of morality and honesty. The word integrity that is given here. So many words are here. It's time to do the passage. Writers, regardless of their genre or platform, wield an invisible power. राइटर्स जो होते हैं वो किसी प्लेटफॉर्म से, किसी भी स्टाइल से जुड़े हो, वो इसका फर्क, उस पर बहुत ज्यादा गौर नहीं करते. और व्हील एन इनविजिबल पावर, और एक इनविजिबल पावर का यूज करते हैं. द एबिलिटी टू शेप थॉट, इन्फ्लुएंस ओपिनियन, स्टिर इमोशंस थ्रू द रिटन वर्ड. अपने शब्दों से वो एक थॉट को क्रिएट करते हैं, एक ओपिनियन क्रिएट करते हैं, इमोशंस जगाते हैं लोगों के अंदर. विद दिस पावर हाउएवर कम्स अ प्रोफाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, गहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. वर्ड्स आर नॉट मेयर डेकोरेशन ऑफ लैंग्वेज. वर्ड सिर्फ लैंग्वेज का डेकोरेशन नहीं होते, बल्कि ये और भी बहुत कुछ होते हैं. क्या होते हैं? वो शब्दों का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है इंसान की जिंदगी में. जो शब्द वो बनाता है, जो शब्द वो करता है, उनका बड़ा यूज होता है. वर्ड्स आर नॉट मेयर डेकोरेशंस ऑफ लैंग्वेज. ये सिर्फ लैंग्वेज का डेकोरेशंस नहीं होते. वर्ड्स बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं. प्रोफाउंड का एक मतलब आप और भी निकाल सकते हैं, डीप भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है. ठीक है, ये भी रख सकते हैं आप, जैसा सेंस निकल आए उसमें, उसी हिसाब से. सो ये वर्ड सिर्फ डेकोरेशंस के लिए नहीं होते. किसी कविता को आपने बहुत अच्छी लिख दी, ये लोगों के अंदर एक तूफान पैदा कर सकते हैं. ठीक, तो लिटरेचर में इतना ताकत होता है. आगे चलते हैं. When misused deliberately or carelessly, they can mislead, harm or ignite discord. ये अगर मिसयूज कर लिए जाएं तो मिसलीडिंग भी बढ़ सकती है, हार्म भी बढ़ सकता है, और सही तरह से यूज हो जाए तो बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है. आगे चलते हैं. थ्रू आउट हिस्ट्री राइटर्स हैव प्लेड पिवटल रोल्स ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ सोशल अपहेवल. जब भी सोशल अपहेवल, सामाजिक डिसरप्शन यानी कि मैसअप से क्योज हुआ है, व्यवस्थाएं फैली हैं, तो राइटर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. While some use their pens to advocate justice and truth, कुछ लोगों ने इसका प्रयोग यानी अपने पेन का लिखने का प्रयोग, अपनी राइटिंग का प्रयोग जस्टिस और ट्रुथ के लिए किया. अदर्स नोइंगली और नॉट, अदर्स जानते जो, और जबकि दूसरे जानते हुए नहीं भी जानते हैं, बिकम माउथ पीसेस ऑफ प्रोपेगेंडा. कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा बनाने का काम किया है. दिस ड्यूअलिटी रिवील्स, और इस तरह के जो दो तरह के लोग जो आए हैं, इन्होंने ये इस बात को रिवील करते हैं, एथिकल बर्डन बॉर्न बाय दोज, जो एथिकल बर्डन उनके द्वारा जो बनाया गया है, those who write for public consumption, जो लोगों के लिए लिखते हैं. A writer's freedom of expression must be balanced with the consequences of that expression. जो एक्सप्रेशन वो दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू जो लिख रहे हैं, वो बैलेंस होना चाहिए. उसके परिणाम भी इस तरह के होने चाहिए कि जो ना नुकसान करे ना बहुत फायदा, मतलब अच्छा होना चाहिए उनका रिस्पॉन्सेज. स्पेशली इन अ वर्ल्ड वेयर इन मिस इन्फॉर्मेशन कैन ट्रेवल फास्टर देन फैक्ट. अगर मिस इन्फॉर्मेशन है तो बहुत जल्दी फैलती है, इसका ध्यान रखना है.
वही पुराने वाला जो है अपना पैसे अभी हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है कुछ कुछ। ये द मॉडर्न राइटर डिलेमास मोर कॉम्प्लेक्स देन एवर बिफोर। आज के जो राइटर्स हैं वो बहुत कंफ्यूजन में है। इन द एज ऑफ डिजिटल वायरलिटी एंड शॉर्टेंड अटेंशन स्पैन, द टेम्पटेशन टू सेंसेशनलाइज कंटेंट फॉर विजिबिलिटी ऑफ्टन आउटवेज द डिजायर टू टेल द ट्रूथ। आज जो लालच हमारे अंदर पैदा हो गया कि सेंसेशनल बनाना है न्यूज को, हमने सच्चाई को खो दिया है। कंजंक्शंस लाइक बट, ऑल्दो, येट बिकम मोर देन ग्रामेटिकल डिवाइसेस। आज कंजंक्शन, ऑल्दो, बट ये सब लगाकर हम बात को रखते हैं और सेंसेशनल बनाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। दे सर्व एज ब्रिजेस बिटवीन कंफ्लिक्टिंग आइडियाज, दे रिक्वायर केयरफुल नेविगेशन। और ये जो वर्ड्स हैं ये आइडियाज के बीच में रखे जाते हैं और they serve as bridges between conflict ideas that require careful navigation। को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, वहां ये ब्रिज का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर वन में स्टेट अ फैक्ट क्या, बट मस्ट देन प्रेजेंट इट्स एथिकल इम्प्लीकेशन। कोई व्यक्ति फैक्ट रखता है, उसके साथ उसकी मोरालिटी को भी, उसकी जो मोरालिटी, जो मॉरल सोशल इंपैक्ट आएंगे या कुछ ऐसा आएगा उसके बारे में बात करें। अ क्लेम में बी कंपेलिंग येट इट में बी डिस्टॉर्ट रियलिटी प्रेजेंटेड विदाउट कंटेक्स्ट। कोई क्लेम रखा जा सकता है, बहुत हमारे सामने कंपेलिंग का मतलब ऐसा लगे हमें उसे स्वीकार करना ही है। येट मे डिस्टॉर्ट रियलिटी, ये रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता हो, खराब करता हो, इफ प्रेजेंटेड विदाउट कंटेक्स्ट, अगर ये बिना कॉन्टेक्स्ट के इसको प्रेजेंट किया गया हो। मोर ओवर राइटर्स मस्ट ग्रैपल विद द इंटरनल क्वेश्चंस। राइटर कई बार स्ट्रगल करते हैं इंटरनल क्वेश्चन से। क्या शुड एवरी स्टोरी बी टोल्ड, क्या हर एक कहानी बतानी चाहिए? इफ सो, अगर ऐसा है, हाउ शुड इट बी फ्रेम्ड, इसे कैसे बनाया जाए? व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डज अ नॉवेलिस्ट हैव व्हेन पोर्ट्रेइंग कंट्रोवर्शियल थीम्स। जब कोई नॉवेलिस्ट कंट्रोवर्शियल थीम्स बनाता है तो उसे किस तरह से पोर्ट्रे करना चाहिए, किस तरह से व्याख्या करनी चाहिए। इवन फिक्शन दो इमेजिन, फिक्शंस भी जो इमेजिनेशन से भरे होते हैं, कैरी द वेट ऑफ इंटरप्रिटेशन, उनके अंदर भी इंटरप्रिटेशन होती है, व्याख्याएं होती हैं, उसमें एक्सप्लेनेशंस होते हैं। एंड रीडर्स ऑफ्टन एक्सट्रैक्ट ट्रुथ फ्रॉम नरेटिव्स वेदर द ऑथर इंटेंटेड देम और नॉट। और कई बार पढ़ने वाले लोग उससे एक नरेटिव सेट करते हैं, भले वो सच हो या ना हो, उसमें कोई इंटेंशन हो या ना हो। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट इंप्लाई सेंसरशिप और सेल्फ साइलेंसिंग। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इस बात से नहीं आती है, इंप्लाई का मतलब होता है to suggest something true, सेल्फ साइलेंसिंग वगैरह इससे नहीं होती है। इट कॉल्स फॉर डेलिबरेट अवेयरनेस, जानबूझकर एक अवेयरनेस लानी चाहिए। द मोस्ट इंपैक्टफुल राइटर आर नॉट मेयरली स्किल्ड विथ लैंग्वेज। एक अच्छा राइटर जो होता है वो सिर्फ लैंग्वेज के जानकार नहीं होता, दे आर डीपली कॉन्शियस ऑफ इट्स इंप्लीकेशंस। वो परिणामों से भी पहले से जागरूक होते हैं कि क्या परिणाम निकल सकता है। दे अंडरस्टैंड द ईच वर्ड चूजन, वो जो भी शब्द चयन करते हैं उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। ईच कंजंक्शन यूज्ड, ईच सेंटेंस स्ट्रक्चर्ड कैरीज द पोटेंशियल टू कनेक्ट, डिवाइड, रिवील और कंसील, एम्पावर और मार्जिनलाइज। वो समझते हैं कि इनका परिणाम क्या हो सकता है, क्या रिवील करना है, क्या छिपाना है, क्या डिवाइड है, क्या कनेक्ट है, क्या एम्पावर करना है, क्या कमजोर करना, वो सब कुछ तय है शब्दों से। अल्टीमेटली द राइटर इज नॉट जस्ट अ ट्रांसमिटर ऑफ इंफॉर्मेशन बट अ शेपर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। राइटर से शब्दों को नहीं दिखाता बल्कि एक ओपिनियन को भी गढ़ देता है, बना देता। देयर वर्ड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम। ये वर्ड्स जो वैक्यूम नहीं करते हैं, इनके इफेक्ट्स पड़ते हैं, इंपैक्ट आता है, इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल को, वो कैसे सोचे, कैसे बिहेव करे। देयरफॉर टू राइट इज नॉट ओनली अ क्राफ्ट बट अ मॉरल एक्ट। लिखना एक कला नहीं बल्कि एक नैतिक कला है, मॉरल एक्ट है, वन दैट डिमांड्स नॉट ओनली इंटेलेक्ट बट इंटीग्रिटी। इसमें सिर्फ इंटेलेक्चुअलिटी ही नहीं चाहिए बल्कि ऑनेस्टी और मोरालिटी, इनकी इंटीग्रिटी भी चाहिए। Now we should start the questions. So the first question that is here, what is the implication by the statement even fiction though imagined carries a weight of interpretation? What is the meaning of this line? क्या इससे मैसेज आ रहा है? Fiction has no impact on readers. What should be the right answer? Please tell me. Fiction has no impact on readers? No, it should not be. Fiction, reader may interpret fictional content as reflective of real life ideas, values. Readers भले ही fiction हो लेकिन उसको real life से जोड़ के चले लगते हैं उसे. So this is the right answer. Which one? The third one. 7th questions के लिए आंसर क्या होगा? C. Then we should go ahead. Now, next question that is given here. Writer must be honest with their audience. बिकॉज द रिस्क स्प्रेडिंग, उनको ऑडियंस का ऑनेस्ट होना चाहिए क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो है मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करेंगे तो क्योंकि तो होगा नहीं। ऑल्दो फिर भी वो ऐसा करेंगे तो ये भी नहीं होगा, अनलेस तो नेगेटिविटी दिखा तो ये होगा। और
नहीं तो ऐसा होगा। क्या करेंगे, उन्हें ऑनेस्ट होना चाहिए अपने ऑडियंस के साथ, नहीं तो वो ऐसा कर देंगे। तो बेस्ट आंसर हमारे पास क्या है, और के साथ, या तो ये होगा या ये होगा, इसलिए ऑप्शनल चला जाएगा, चॉइस है यहां पर, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, दिस वन। और चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, सो द राइट आंसर इज थॉटफुल। रेकलेस होता है विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। टेम्पररी आपको पता है, सडन, ऑल ऑफ अ सडन अचानक से कुछ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, राइट सेंटेंस, राइट विच सेंटेंस कंटेन्स एन इनकरेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शन। मैसेज क्लियर है और लोगों ने से समझ लिया, ठीक था। ही स्पोक विद पैशन, उसने पैशनेट होकर बात की क्योंकि उसे इस बात पर विश्वास था, ये भी सही है। रीडर्स एडमायर द स्टोरी, रीडर्स ने स्टोरी को एडमायर किया भले ही कंट्रोवर्शियल थी, तो ये भी ठीक था। द राइटर सबमिटेड द आर्टिकल, राइटर ने आर्टिकल सबमिट किया क्योंकि ये पूरा नहीं हुआ था, तो गलत हो गया। तो क्योंकि नहीं आना चाहिए, ऑल्दो इट वाज़न्ट फिनिश्ड, यहां ऑल्दो होना चाहिए था, यद्यपि फिर भी ये पूरा नहीं हुआ था, उसने सबमिट कर दिया, है ना, तो ये रखा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द थीम, द डिक्लाइनिंग रोल ऑफ राइटर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इन राइटिंग, ये तो खैर दोनों ही लग रहे हैं। द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राइटर्स इन शेपिंग पब्लिक थॉट, ये हो सकता है। और एवोल्यूशन ऑफ फिक्शन राइटिंग, नो, राइट इज व्हाट, द ethical responsibility. And the last question, identify the correct pair of correlative conjunctions to complete the sentence. तो यहां पर दो ऑप्शंस और थे, both but, या तो both but में से कोई एक आएगा, मतलब ये वाला आएगा, या whether but, इनमें से कोई आ जाएगा, यही था ना, क्योंकि अगले पैसेज both but whether but, तो C ये है और D ये है, इनमें से कौन सा आएगा, या ये दोनों आएंगे, कौन सा आएगा। सो अ राइट रिस्पॉन्सिबल राइटर, बोथ द मैसेज बीइंग कन्वेड बट, तो बोथ बट तो कोई सेंस, बोथ के साथ एंड आता है तो ये आ नहीं सकता, वेदर के साथ और आता है तो ये नहीं आ सकता, चॉइस होती है। आइदर के साथ और आता है नॉर नहीं आता, तो ये तो ग्रामेटिकली गलत है। नॉट ओनली बट ऑल्सो ही फिक्स्ड है सही, तो यही आंसर आ जाएगा। बोथ के साथ एंड रखा जाता है, वेदर के साथ और रखा जाता है, वेदर ही इज कमिंग और नॉट ऐसे कहा जाता है। आइदर के साथ और होता है, नॉर नहीं होता, तो सारे गलत हो जाएंगे। एक ही बचता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आंसर आएगा, है ना बच्चों। तो ये हमारा फिफ्थ मॉक टेस्ट वी हैव कंप्लीटेड टुडे। सो in the same way we will do the next mock test. So thank you being with me, love you all, jai hind, jai bharat, thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी क्लैट प्रोग्राम, और मैं हूं आपका मेंटोर शशांक। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को। और एक बात दोस्तों, हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी बात आती है क्लैट के जीके एंड करंट अफेयर सेक्शन की, तो आप सब जानते हैं कि क्वेश्चन पैसेज वाइज होता है। और पैसेज कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई ये आरसी का पैसेज है, तो जैसे इंग्लिश में आता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज, ठीक वैसा ही कुछ पैसेज है, और बस हमें इस पैसेज को पढ़ना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करना है, जो कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के दिमाग में। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनको भी लगता है कि भाई जीके में तो कुछ है नहीं, पैसेज दिया हुआ है, बस पढ़ना, आंसर करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो पैसेज है ये इन्फरेंशियल है, यानी ये आपको पैसेज बता देगा कि व्हाट दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट। और जो पैसेज का लेंथ होता है वो मैक्सिमम 250 टू 350 वर्ड्स का होता है। और ध्यान रखिएगा कि इस पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपने जो प्रायरली जीके और करंट अफेयर्स पढ़ा है अपने सेशंस में, उस नॉलेज को यूज करना है सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ जीके। ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये आरसी का पैसेज है। हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस, लेकिन दैट इज वंस इन अ ब्लू मून कि आपको पैसेज से मिल जाते हैं। मैक्सिमम टाइम में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू find out the answer from your previous knowledge of GK and current affairs. So my dear friends, let's begin the topic। और कई बार ऐसा भी होगा कि मान लो आपने कोई न्यूज़ पढ़ा है, पहले से बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर किया है, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पर भी बढ़ोगे और आप देखोगे कि आप आंसर करते जा रहे हो, और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा, प्लस टाइम भी बचेगा, जो आप उन सेक्शंस में यूटिलाइज कर सकते हो जिसमें रीडिंग की
चांसेस ज्यादा है, जैसे इंग्लिश का हो गया, मैथमेटिक्स का सेक्शन हो गया या फिर लीगल रीजनिंग का हो गया। तो जीके आपके लिए एक स्कोरिंग सेक्शन तो है, बिकॉज 25% ऑफ द वेटेज ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑन जीके। तो यहां से फ्रेंड्स आपको तकरीबन 22 से 25 क्वेश्चंस रहते हैं, तो 25% तो वेटेज है ही। साथ ही साथ दोस्तों ये टाइम सेविंग और स्कोरिंग सेक्शन भी है कि अगर इस सेक्शन में आपने अच्छा स्कोर किया तो आपको एनएलयूज जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पैसेज कैसा है। अब देखो यहां पर एक पैसेज है फ्रेंड्स जो कि ऑपरेशन सिंदूर पर है। तो ऑपरेशन सिंदूर आपने पढ़ा भी है और आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर भी किया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहां देखो पैसेज वगैरह सारी चीजें लिखी हुई है कि इंडियाज रेलिवेंट सेल्फ रिलायंट डिफेंस स्ट्रेटजी अंडर आत्मनिर्भर भारत इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव। यानी आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है इसके अंदर क्या क्या आता है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर का मतलब है कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है इन द प्रोडक्शन। आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ सफिशिएंट बनना है इन प्रोडक्शन। पहला है कि इंपोर्टिंग द एडवांस वेपन सिस्टम फ्रॉम नाटो, फुली प्राइवेटाइजिंग द आर्म्ड फोर्सेस, promoting indigenous defense manufacturing and technological development, leasing nuclear submarines to non-aligned nation। अब आत्मनिर्भर भारत बनना है तो भाई क्या हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस करेंगे? बिल्कुल नहीं। इंपोर्ट करेंगे वेपन्स नाटो से? बिल्कुल नहीं, चूंकि इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी ही तो कम करनी है। लीजिंग द न्यूक्लियर सबमरीन टू नॉन अलाइंड नेशन, क्या हम अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को नॉन अलाइंड नेशंस को लीज पर देंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या आंसर होना चाहिए? प्रमोटिंग द इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। आई होप बात समझ में आ गई। देखो डायरेक्ट आंसर के क्वेश्चन से हमने आंसर डिडक्ट कर लिया। नेक्स्ट है दोस्तों कि विच इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर इन राजस्थान एंड गुजरात। तो राजस्थान और गुजरात में इंडिया का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है दैट इज विद पाकिस्तान, इसको गार्ड कौन करता है? ऑप्शन है दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आईटीबीपी, बीएसएफ या सीआरपीएफ। भाई एनएसजी तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे, अगर मैं एनएसजी को छोड़ दूं तो एनएसजी तो काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है, स्पेशल फोर्स है, काउंटर इंसर्जेंसी के काम आती है, प्लस वीवीआईपी सिक्योरिटी में काम आती है। लेकिन ये बाकी जो तीन है वो आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी ये पैरामिलिट्री हैं, प्लस एनएसजी भी जो है वो स्पेशल फोर्सेस में आता है, बट दैट ऑल वर्क्स अंडर एमएचए। तो ये सारे के सारे फोर्सेस किसके अंडर काम करते हैं दोस्तों? तो ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, इंक्लूडिंग एनएसजी, और इसमें आप जोड़ सकते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो भी। आईबीबी जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। अब यहां पर भाई एनएसजी तो काउंटर इंसर्जेंसी में जाती है और जल्दी इनको बुलाया भी नहीं जाता, तो काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है, तो ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर तो गार्ड करेगी नहीं। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, तिब्बत चाइना, तो चाइना बॉर्डर पे। सीआरपीएफ दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बीएसएफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों बीएसएफ, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब देखो ये क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करते जा रहा हूं, ये हमारी प्रायर नॉलेज ऑफ द टॉपिक है कि जो आपने पहले से पढ़ा है अपने जीके एंड करंट अफेयर्स के सेशन में, उसी के जरिए आपको सॉल्व करना है। इसीलिए दोस्तों जीके और करंट अफेयर्स को कभी भी आप कमतर मत आंकिएगा। ये 25% वेटेज रखता है क्लैट के पूरे क्वेश्चन पेपर का। 120 क्वेश्चन में इसका वेटेज 25% का है, तो अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्ट्राइक इंटेंडेड टू न्यूट्रलाइज द एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर, इट कैन बी यूज्ड ऑफन एम्प्लॉयड इन द मिलिट्री ऑपरेशंस लाइक ऑपरेशन सिंदूर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। अब ऑप्शन है रिटेलिएटरी स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, प्रिवेंटिव स्ट्राइक या ह्यूमैनिटेरियन स्ट्राइक। अब देखो यहां पर दो ऑप्शन में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट देखो क्या करेंगे, लगाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक तो हम टर्म सुनते आए हैं और बहुत ही पॉपुलर टर्म है इन टर्म्स ऑफ आफ्टर उरी का, जो हम लोगों ने उरी हमले के लिए जो हम लोगों ने उसका बदला लिया, उसमें एयरफोर्स ने ऑपरेशन बंदर लॉन्च कर दिया और हम लोगों ने फिर इंडियन आर्मी ने फिर सर्जिकल स्ट्राइक किया। अब देखो यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक तो ऑप्शन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों कि जो सर्जिकल स्ट्राइक होता है, जब ऑपरेशन सिंदूर में था तो हमने पूरा का पूरा उनको वाइड रेंज पर अटैक किया,
ऐसा नहीं था कि किसी छोटे एरिया में हम अटैक कर रहे थे, पाकिस्तान के मल्टीपल एरियाज पर हमने अटैक किया, सिविलियन एरियाज को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन उनके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट तक को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। उनके जो इंपॉर्टेंट एयर बेसेस थे, जैसे आपने पढ़ा भी होगा न्यूज में कि जो रहीम खान एयर बेस था, या फिर आप कह लो रहीम यार खान एयर बेस था, या फिर आपका नूर खान एयर बेस था, सरगोदा बेस था, वो सब हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारी इंडियन एयरफोर्स ने प्रिसाइज वेपन अपने मिसाइल्स के जरिए कि पूरा का पूरा उनका जो एयरपोर्ट का जो एयर स्ट्रिप था वही हमने डिस्ट्रॉय कर दिया कि उनका एयरफोर्स अब उड़ ही नहीं सकता अगर एयर स्ट्रिप डिस्ट्रॉय हो गया तो भाई देखो, यहां सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जो सर्जिकल स्ट्राइक होता है ये नैरो टारगेट्स के लिए होता है। सर्जिकल स्ट्राइक, मैक्सिमम लोग सर्जिकल स्ट्राइक ही इसको ऑप्शन लगाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक। ये नैरो टारगेट्स के लिए होता है, ठीक है, नैरो टारगेट्स के लिए होता है। और यहां पर दोस्तों देखोगे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये बेसिकली डिसरप्ट करना होता है एनिमी प्लान्स को। तो सर्जिकल स्ट्राइक में हम जाते हैं, मारते हैं, वापस आ जाते हैं, यहां पर टारगेट छोटा होता है। लेकिन यहां पर दोस्तों जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होता है इसमें सबसे पहले हम डिसरप्ट कर देते हैं एनिमी प्लान्स को। कैसे? क्योंकि अगर इंडियन एयरफोर्स ने बम्बार्डमेंट की तो ऑब्वियस था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स रिटेलिएट जरूर करेगी। तो हमने करा क्या कि उनका एयर स्ट्रिप ही उड़ा दिया। अब एयर स्ट्रिप उड़ा दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ना तो उनका फाइटर प्लेन फ्लाई ही नहीं कर पाएगा। तो हमने करा क्या कि पूरा का पूरा उनका डिसरप्ट कर दिया एनिमी प्लान्स को। तो इसमें किया जाता है डिसरप्शन ऑफ एनिमी प्लान्स, disruption of enemy plans and neutralizing the threat, neutralizing the threat। जैसे हमने अटैक किया सरगोदा पर, जैसे हमने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान एयरफोर्स के बेसिस पर, जैसे इंपॉर्टेंट बेसिस में है नूर खान बेस, रहीम यार खान बेस, सरगोदा बेस। तो इन सारे एयरफोर्स के बेसिस पर अटैक कर दिया और रनवे उड़ा दिया। अब रनवे उड़ गया तो प्लेन फ्लाई ही नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो होगा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। ये सर्जिकल स्ट्राइक ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि यहां पर होता है कि डिसरप्ट कर देते हैं एनिमी के प्लान्स को। डिसरप्ट ये कर दिया कि जैसे हमने टारगेट किया उनके जो आतंकवादी ठिकानों के अड्डे थे जिसमें मरकज सुभान अल्लाह था, ये सारे जब हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, पीओके में जो इनके इंपॉर्टेंट जो आतंकवादी हैंडलिंग प्लेसेस थे वहां को हमने डिस्ट्रॉय किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिटेलिएट जरूर करते। और जब रिटेलिएट करेंगे तो हमने पहले से ही उनका इलाज कर दिया कि उनके सारे बेसेस उड़ा दिए। अब बेसेस उड़ा दिए, फाइटर प्लेन उड़ ही नहीं सकता। अब बेसेस उड़ाने का मतलब है कि हमने पूरा उनका जो एयर स्ट्रिप है जिस पर रनवे है उसी को हमने उड़ा दिया। आई होप ये बात सबको समझ आ गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। नेक्स्ट है दोस्तों कि विच मल्टीलैटरल ग्रुप इंक्लूड्स बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान फोकसेस ऑन रीजनल इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म। तो दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो मेंबर है वो है सार्क का। तो सार्क का मेंबर है भाई। नेक्स्ट है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डेवलप्ड वेपन सिस्टम इज डिजाइन फॉर द प्रिसीजन स्ट्राइक एंड इट वाज लाइकली टू बी इन्वॉल्व्ड इन ऑपरेशन सिंदूर? अग्नि 5 मिसाइल, आईएनएस अरिहंत, तेजस MK1, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। भाई अग्नि 5 जो है हमारा वो ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो पाकिस्तान के एरियाज को उड़ाने के लिए ICBM की तो जरूरत नहीं है, ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करता है। प्लस INS अरिहंत ये हमारा न्यूक्लियर सबमरीन है, जो पनडुब्बी है, न्यूक्लियर सबमरीन है। तेजस MK1, सो जो तेजस है हमारा वो फाइटर एयरक्राफ्ट है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। और ब्रह्मोस जो है दोस्तों वो इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है। ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है ब्रह्मोस, तो करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मोस। नेक्स्ट है दोस्तों कि विच स्टेट शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर प्लस लाइन ऑफ कंट्रोल विद पाकिस्तान मेंटेनिंग हाईली वल्नरेबल क्रॉस बॉर्डर एक्सकेलेशन फॉलोइंग द ऑपरेशन सिंदूर। तो जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर प्लस लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल प्लस इंटरनेशनल बॉर्डर है कहां भाई, तो करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन बी, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। यहां पर दोस्तों हमने जो पांचों के पांचों क्वेश्चन सॉल्व किए वो हमने सॉल्व किया अपनी प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीके एंड करंट अफेयर से। इसके लिए हमने पैसेज नहीं पढ़ा, प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीके एंड करंट अफेयर से हमने पैसेज को सॉल्व कर दिया। यहां तक भाई बात सबको समझ आ गई। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको पेपर सॉल्व करना है। अब देखो यहां पर जो नेक्स्ट पैसेज की तरफ आते हैं वो बेसिकली जो है वो पॉपुलेशन सेंसस के बारे में है। तो वो बेसिकली है सेंसस के बारे में। हालांकि अब सेंसस 2021 में तो कोविड की वजह से नहीं हो पाया, अब इसके बाद प्रपोज किया गया है। So Supreme Court judgment recent the limit of quantum of reservation to 50% often cited debate around the caste based reservation। तो 50% रिजर्वेशन का कैप किसमें था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन मिनर्वा मिल्स केस। तो भाई हम सबको पता है कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 27% ओबीसी रिजर्वेशन की बात की गई थी, और इसी को मंडल कमीशन केस के भी नाम से जानते हैं, जो आपने पढ़ा भी होगा फंडामेंटल राइट्स में। तो मंडल कमीशन केस जिसमें 27% ओबीसी रिजर्वेशन, 27% ओबीसी रिजर्वेशन जो कि नॉन क्रीमी लेयर को दिया जाता है, एनसीएल जिसको कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। नेक्स्ट है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज फर्स्ट टू कंडक्ट द कास्ट बेस्ड सर्वे। तो कास्ट बेस्ड सर्वे कराने वाला पहला स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। तो पहला स्टेट दोस्तों जिसने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया वो था बिहार 2023 में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार कराया 2023 में। इसके बाद है दोस्तों कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कास्ट सेंसस। जिसको आप बैकवर्ड क्लासेस के लिए कौन सा कमीशन बनाने की बात की गई है, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 340। नेक्स्ट है दोस्तों कि 2011 SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड इन पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स फॉर विच ऑफ द रीजन। It excluded SC, ST data entirely. It included only rural household. It led to unreliable and inconsistent caste data due to open-end response. It was never conducted across the state. तो यहाँ पर दोस्तों SECC का मतलब है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और इसका डेटा इस वजह से पॉलिसी मेकिंग में काम नहीं आता। तो इट लेड टू द अनरिलायबल एंड इनकंसिस्टेंट डेटा caste data due to open-end responses. Now the government approval for caste enumeration 2025 reflects which of the broader administrative condition in policy making: a move towards the caste neutral governance, a preferred tradition of decision making model, a shift to data driven and evidence based policy making, and emphasis on privatization of public welfare. अब दोस्तों यहां पर आप देखोगे तो ऑप्शन सी कि a shift in towards the data driven and evidence in policy making, that is the most suited option. क्योंकि privatization of public welfare that cannot be possible. A move towards caste neutral governance इंडिया में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बड़ा हो नहीं सकती मतलब बहुत टफ है इसको implement कराना. Then preference of traditional decision making models or a shift towards data driven and evidence based policy making. Now which organization is responsible for conducting the caste census? Niti Aayog. Not possible. Then Ministry of Home Affairs. Election Commission of India. Election Commission का काम सेंसस कराना तो है नहीं. रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया. हालांकि ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी, लेकिन जब प्रॉपरली लिखा हुआ है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, सो देन इट विल बी करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी.
तो यहां भी दोस्तों आपने देखा कि यहां से जो हम लोगों ने आंसर डिडक्ट किए वो सारे के सारे हमारे प्रीवियस जीके एंड करंट अफेयर्स के नॉलेज के बेसिस पर थे। ये नहीं कि यहां से आपको आंसर मिल गया और आपने सीधा सीधा आंसर टिक कर दिया। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो पैसेज है दैट इज अबाउट द आरआरबीज। वन स्टेट वन आरआरबी का टॉपिक मैंने अपने सेशंस में डिस्कस किया, उसी से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है वन स्टेट वन आरआरबी वाले पॉइंट से, जो न्यूज में हम लोगों ने अपने रेगुलर सेशन में पढ़ा भी है। कि in a significant policy aimed for the rural credit delivery, recent reforms focused on consolidation of rural banking institution within individual state. The central idea is to merge multiple RRBs, यानी RRBs को merge करना है, वन स्टेट वन RRB, जो 43 RRBs थे उनको घटा के 28 RRB करना है। तो जो 43 RRBs थे उनको घटा के 28 RRBs करना है। ये बेसिकली इस न्यूज के पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है। अब आ जाओ पहले क्वेश्चन पर कि रीजनल रूरल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी। सेबी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। बाय सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, बैंकिंग सिस्टम को नहीं। नाबार्ड एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज को, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज आरआरबी इंडस्ट्री थोड़ी है। एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन। भाई यहां पर चुनाव नहीं कराना है, यहां पर पूछा जा रहा है कि आरआरबी को रेगुलेट कौन करता है, तो करेक्ट आंसर होगा नाबार्ड एंड आरबीआई। इसमें और जानना चाहते हो तो इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड, सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ आरआरबी वाज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। तो आरआरबी के लिए दोस्तों जिस कमिटी ने रिकमेंडेशन दी थी वो थी नरसिम्हन कमिटी। नरसिम्हन कमिटी क्यों? क्योंकि नरसिम्हन कमिटी के ही रिकमेंडेशन से 2 अक्टूबर 1975 को फर्स्ट आरआरबी ऑफ इंडिया, हालांकि एक साथ 5 आरआरबी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, तो फर्स्ट 5 आरआरबीज ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुए थे, तो आरआरबीज का स्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो आरआरबीज तो पहले एक साथ 5 आरआरबी बने, सो आरआरबीज का हुआ स्टैब्लिशमेंट। हालांकि दोस्तों जो आरआरबी एक्ट है वो ध्यान रखिएगा 1976 का है, तो नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरआरबी का फॉर्मेशन हुआ, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। Now, which of the following is the best define the priority sector lending in this context of rural banking? Lending only to public sector units, not possible. Then giving interest-free loans to the government, not possible. Issuing the foreign exchange to the exporter. अब exporter को foreign exchange देना है तो वो priority sector थोड़ी है. Lending to specific sector like agriculture, MSME, weaker section. So that is called the priority sector. इसको PSL कहते हैं, priority sector lendings कहते हैं. Now what is the minimum target for priority sector lending for RRBs? देखो और RRB की बात करें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की, तो इनको अपना ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 75% देना होता है। तो PSL में RRBs को अपनी ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 75% जो लोन है वो PSL में देना होता है, और शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिसको SCBs कहते हैं उनको 40% देना होता है। तो 75% तो भाई RRBs के लिए है और 40% जो है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए है। नेक्स्ट है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो इसमें से PSL का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, एडुकेशन, लार्ज कॉर्पोरेट लोन। तो भाई लार्ज कॉर्पोरेट लोन थोड़ी PSL का, RRBs थोड़ी इसमें लोन देंगी। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन जो है वो डी है, वो है दैट इज लार्ज कॉर्पोरेट लोन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डज सेंटर हैव अथॉरिटी टू लेजिस्लेट ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 280 दोस्तों ध्यान रखिएगा ये फाइनेंस कमीशन को डील करता है, तो वो हो नहीं सकता। दो आर्टिकल 312 जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज को डिनोट करता है, वो भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एंट्री 45 ऑफ द यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल, एंट्री 17 ऑफ द स्टेट लिस्ट।
देखो भाई यहां पर है कि सेंटर हैज अथॉरिटी, यहां पर क्वेश्चन पढ़ लो कि सेंटर हैज अथॉरिटी टू लेजिस्लेट ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो भाई सेंटर के पास पावर होता है कि वो बैंकिंग और फाइनेंस में लेजिस्लेट कर सके, यानी ये सब्जेक्ट किसका होना चाहिए, यूनियन लिस्ट का, क्योंकि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर ही केंद्र सरकार कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर नॉर्मल कंडीशंस में स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है। तो क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, एंट्री 45 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। चूंकि इस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी लॉ। और 280 अगर आप देख लो तो यहां चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो कि आर्टिकल 280 जो है वो डिस्कस करता है फाइनेंस कमीशन को, और आर्टिकल जो है वो 312 है, 312 डिस्कस करता है ऑल इंडिया सर्विस को। ऑल इंडिया सर्विसेज जो एट प्रेजेंट 3 है, एक तो है आईएएस, एक है आईपीएस और एक है आईएफएस। और ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉरेस्ट सर्विस है। ये फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेन सर्विस नहीं है। फॉरेस्ट सर्विस का मतलब हो गया भारतीय वन सेवा है, विदेश सेवा नहीं। विदेश सेवा सेंट्रल सर्विस में आता है। तो ये 3 सर्विसेज हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड पुलिस सर्विसेज, जो ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा इसका, आर्टिकल ऑप्शन सी, एंट्री 45 ऑफ यूनियन लिस्ट। और यूनियन लिस्ट 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, शेड्यूल 7 में चाहो तो ये भी नोट कर लो आप कि 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और ध्यान रखना कि आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट आया कहां से है, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सो आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट आया कहां से है, तो वो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो क्या होना चाहिए दोस्तों करेक्ट आंसर, तो ये होगा ऑप्शन सी। यहां तक भाई बात सबको समझ आ गई। तो यहां पर फ्रेंड्स जो हम लोगों ने देखो तीनों पैसेजेस पढ़े, उसमें से पैसेज में से तो कुछ ज्यादा कुछ मिला नहीं। एक आपको मिल सकता है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल प्लस इंटरनेशनल बॉर्डर। इसमें भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिला नहीं। तो यहां से दोस्तों आप देख रहे हैं कि जितने भी दोस्तों क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रायर नॉलेज पर आधारित हैं। पैसेज जो है वो आपके प्रायर नॉलेज पर आधारित हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप डायरेक्टली उसको पढ़ करके आंसर कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डायरेक्टली आपको उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके बुक्स में या आपके पैसेज में है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पैसेज में आंसर नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट से आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा और देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। तो आई होप यहां तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स अगर ये सेशन और ये एनालिसिस आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विजिट करें तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। और साथ ही साथ अगर कोई आपका फ्रेंड, फैमिली मेंबर, यंगर ब्रदर, इफ दे आर थिंकिंग, यंगर ब्रदर और सिस्टर दे आर थिंकिंग टू अपीयर इन क्लैट एग्जामिनेशन फ्रेंड्स, तो ये वीडियो उनको शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको आइडिया लगे कि भाई क्लैट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। तो आई होप माय फ्रेंड्स ये बात सबको समझ आ गई होगी। और इस सेक्शन में आपने देखा कि जो आपका प्रायर जीके एंड करंट अफेयर्स का नॉलेज है दैट इज गोइंग टू सेव योर टाइम एंड एफर्ट इन एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव डिस्कशन में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे 75 डे एनएलयू चैलेंज में। आज हम मॉक को एनालाइज करेंगे। राइट, सो दिस इज मॉक नंबर 5. I sincerely hope that you are doing all that I've asked you to do. You're analyzing it, you're identifying your mistakes and you're not repeating your mistakes. So the problem that my mock score is stuck and it's not moving, there's a deadlock, मैं उसे तोड़ नहीं पा रहा हूँ, वो इसी वजह से है क्योंकि आप वही गलतियां करे जा रहे हैं। तो वो गलतियां नहीं करनी है। That's what the idea is. That's the entire object of analyzing it, so that you're able to analyze कि भाई मैं क्या गलती करता हूँ,
ताकि आप उस गलती को सुधार सकें। अगर वो गलती सुधर जाती है तो मॉक का स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एनालाइज करना कंपलसरी है। Anyhow, let's start. First passage is on Hindu Marriage Act. Hindu Marriage Act codifies essential conditions must be satisfied. Okay, Section 5 outlines these conditions. Okay. Firstly, अब conditions दे रखी हैं, conditions को underline करना बनता है. Neither party shall have a living spouse at the time. This provision reflects the principle of monogamy. ठीक है. Prohibiting bigamous, polygamous union. Secondly, both parties must be capable of giving valid consent. Is invalidated due to unsoundness of mind. Further, if consent is given, the law disqualifies marriages where either party suffers from a mental disorder of such nature or degree that renders them unfit for marriage, procreation of children, where they are subject to recurrent attacks of insanity. Okay. Thirdly, prescribes minimum ages. Bridegroom must be 21, bride must be 18. ठीक है. Fourthly, parties must not be within the degrees of prohibited relationship unless their custom or usages permit such marriage. Term prohibited includes several specified close blood relationships, affinity relations enumerated. ठीक है, this includes what? Lineal descendants and ascendants, siblings, uncle, niece, aunt, nephew, other close kinship relations that social and cultural norms generally forbid for marriage. ठीक. Fifthly, Sapinda relationship, marriages between person who are Sapinda, except where custom usage allows, extends to third generation on mothers, fifth generation on fathers. ठीक है. Section 11, any marriage solemnized after the commencement shall be deemed null and void and may upon petition presented be so declared by competent court by degree of nullity if it contravenes any one of the conditions specified in clause 1, 4 and 5. क्या है ये? 1 है if either party has a living spouse, bigamy, prohibited degrees और if they are subpendas. तो ये 3 situations हैं जिनके बेसिस पे शादी void हो जाएगी. Okay. Simple. Questions पे आ जाता है. Ramesh, a Hindu man, was already married to Sunita. Without obtaining a divorce, he went through a marriage ceremony with Meena in a temple. Later, Meena discovered that Sunita, his first wife, was alive at the time of their marriage. What is the legal status of Ramesh and Meena's marriage? It is void. Obviously, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, void shall be deemed null and void. अगर prohibited degree है, bigamous है या सपिंडा है, तो valid हटा दो, voidable हटा दो, irregular हटा दो, एक ही बचता है void भी. Straight and simple. कुछ भी ज्यादा इधर उधर जाना नहीं है. पैसेज के अकॉर्डिंग चले. पैसेज में void है मतलब आंसर void है. ठीक है. Arjun married Pooja, who is his maternal aunt's daughter. According to Hindus' rights, their family consent custom does not recognize or permit such marriage. What is the legal status? अगर custom नहीं अलाउ कर रहा है मैरिज तो फिर ये सपिंडा मैरिज है ना. प्रोहिबिटेड डिग्रीज में भी है तो मैरिज वॉइड हो गई. तो वैलिड हटा दो, वॉइडेबल हटा दो, इरेगुलर हटा दो. बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वाइट सिंपल. अगेन, कस्टम अगर अलाउ करता तो फिर नहीं होती, तो फिर वैलिड होती, लेकिन कस्टम अलाउ नहीं कर रहा तो वॉइड. ठीक. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सपिंडा इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट? इज ट्रेस्ड ओनली थ्रू मेल? नो. Is traced from both males and females? Yes. पिन लगा दिया. Excludes adoption? No. Restricted to 2? No. B. Under Hindu Marriage Act, under what mental condition is a person's consent to marriage considered invalid? Underage. Mental condition थोड़ी underage, तो हटा दीजिए. If the person is incapable of giving valid consent due to unsoundness of mind, ये सही आंसर है. Resident, physically present? B. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. मैं बहुत ज्यादा डीप में मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं. Under Section 5 of Hindu Marriage Act, which of the following is true about living spouse condition? Person may marry if the previous spouse is mentally unsound. Is it? No. ठीक है, no. Which of the following is true? ये तो true नहीं है. Person can have 2 spouses simultaneously if customs allow. No, ये भी true नहीं है. Neither party shall have a living spouse at the time of marriage, otherwise the marriage is void. ये true है.
ठीक है, बाइगेमी इज अलाउड? नो, इज नॉट अलाउड. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Assertion: marriage between a man and his niece, sister's daughter is void under Hindu law unless custom permits it. Hindu Marriage Act prohibits marriages within degrees of prohibited relationship. Assertion भी सही है और reason भी सही है, और ये इसीलिए void है क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट इसे prohibit कर देता है. तो reason जो है वो assertion का सही explanation भी है ना. तो बोथ आर, ए एंड आर आर ट्रू, इसको तो हटा ही देते हैं, और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए इसका सही आंसर. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन, वेरी सिंपल, ये भी फैमिली लॉ पे है. टर्म डिवोर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैटिन वर्ड डिवोर्शियम मीनिंग टू सेपरेट, टर्न असाइड. डिवोर्स इज लीगल प्रोसेस थ्रू व्हिच मैरिटल relationship is dissolved. Traditionally Hindu sacred indissoluble. Significant changes, divorce under 1313B. ठीक, मेरी तरह मत पढ़ना, ठीक है. मुझे सालों हो गए पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, ये सब मुझे याद है बाय हार्ट, इसलिए मुझे ये बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं स्किम कर लेती हूँ. आप ना करें, मेरी तरह पैसेज को ना पढ़ें. ठीक है. Petition for divorce can be filed by either ground, several grounds, principal, adultery. Okay, ये है principal grounds. Adultery, cruelty, desertion for a continuous period of at least 2 years without reasonable cause. दूसरे grounds हैं conversion, unsoundness of mind, venereal disease, communicable form, renunciation, मतलब संन्यास, presumed death. ठीक है, ये हैं divorce के grounds. एडिशनल ग्राउंड्स वाइफ के लिए भी हैं. क्या है? बाइगमी, रेप, सोडोमी, बेस्टियलिटी, couple living separately for more than 1 year after maintenance order, legal processes involves filing in a family court. ओके, ठीक है, ये भी सिंपल ही था. इतने सिंपल पैसेजेस और क्वेश्चंस बस फ्लैट में ना आए, मुश्किल हो जाएगा. चलो, Arjun left his wife Meera without informing her, has been living in another city for 3 years. He has not contacted her during this period. Files divorce petition. Which of the following is correct? क्या वो डिवोर्स सीख कर सकती है? बिल्कुल सीख कर सकती है, क्योंकि ये डिजर्शन है. 2 साल मिनिमम डिजर्शन होना चाहिए, तो 3 साल हो गया, और कोई रीजन भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो शी कैन सीक डिवोर्स. कैन नॉट हटा दो, मस्ट प्रूव की कोई बात ही नहीं है. कैन सीक डिवोर्स ओनली इफ अर्जुन मैरिड अनदर वुमन. इसकी क्या बात? Can seek divorce as Arjun deserted her for more than 2 years. Exactly. This is the correct option. Sanjay, Hindu, converts to Islam to marry another woman. Wife Kavita refuses to continue marriage, approaches the court for divorce. Which of the following is correct? Can she seek divorce? Of course she can seek divorce. ठीक है. Who can seek divorce? Kavita. Kavita can seek divorce. Cannot हटा दीजिए. में कर सकती है. संजय कैन फाइल. संजय कौन होता है? कन्वर्जन इज नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड. ये भी गलत है. देखो, अब यहाँ पे ना ऑप्शंस, जैसे मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि आप सही ऑप्शन तक पहुंचना चाहते हैं तो आप गलत ऑप्शन को हटाते जाइए. रीजनिंग में क्या सही है क्या नहीं एग्जैक्टली पता नहीं चलता, क्योंकि रीजनिंग जो है वो अपनी मतलब जो जिसने क्वेश्चन बनाया उसका अपना रीजन था. आप जब पढ़ रहे हैं तो आपका अपना रीजन होगा. इट इज वेरी सब्जेक्टिव, राइट? सो in order for your reason to match with the question creator's reason, you need to eliminate the wrong options, and that's how you reach the correct option. ठीक है. कविता कैन नॉट सी, देखो कर तो सकती है ऑब्वियसली, तो हटा दिया. संजय कैन फाइल, संजय क्यों करेगा फाइल? कन्वर्जन इज नॉट लीगली, ये भी गलत है. एक ही बचता है, वही सही भी होगा. कविता मे सीक डिवोर्स, क्योंकि कन्वर्जन ग्राउंड है डिवोर्स का. रवि कॉन्स्टेंटली अब्यूजेस हिज वाइफ वर्बली, humiliates her in front of others, threatens her safety. Can she seek divorce? Of course, cruelty is a ground. No hatao, no hatao. Yes, because mental cruelty is a valid ground. It is a valid. Rekha learns that her husband married another woman while still married to her. She petitions for divorce. Can she seek divorce? Of course, she can seek divorce. The ground of bigamy has been provided as a valid ground to seek divorce for females. ठीक है. वाइफ वैलिडली डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है, सिंगल मतलब वन साइड. अगर बाइगमी है, सॉडोमी है, बेस्टियलिटी है, रेप है.
शी कैन नॉट तो हटा ही दीजिए, ऑब्वियसली कैन नॉट हटा दीजिए, कैन पे पिन लगा दीजिए, मस्ट ऑल्सो हटा दीजिए, कैन नॉट को हटा दीजिए, की बचता है बी। देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया ना, कितनी जल्दी। इस ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। Nirmala's husband has been diagnosed with chronic schizophrenia, severely affects daily family life. Can she seek divorce? Of course she can. Cannot succeed हटा दो, can succeed पे पिन लगा दो, must also हटा दो, not possible भी हटा दो। बस दो तीन शुरुआत ही पढ़ लो, दो तीन मतलब शुरुआत के दो तीन वर्ड्स पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि ऑप्शन फिट है कि नहीं, पैसेज के अकॉर्डिंग काट दो अगर फिट नहीं है तो, अगर फिट हो रहा है तो पिन लगा दो। ठीक है, अंत में जो ऑप्शन बचते हैं उनको कंपेयर कर लो, जो सबसे ज्यादा सूटेबल है उसे चुन लो, एक ही बचता है तो वही आंसर। Anil left his wife for 3 years to work abroad, regularly sent money, letters expressed his intention to return. His wife files for divorce on the ground of desertion. This is not desertion. ठीक है, दिस इज नॉट डिजर्शन, इज लिविंग अनरीजनेबली विदाउट एनी रीजन, एंड यू नो व्हाट डिजर्शन इज। तो कैन शी सीक डिवोर्स ऑन दिस ग्राउंड? शी कैन नॉट। ठीक है, तो कैन हटा दीजिए, कैन हटा दीजिए, कैन नॉट आंसर होगा। शी कैन नॉट बिकॉज एब्सेंस विद रीजनेबल कॉज इज नॉट डिजर्शन। बिल्कुल सही बात है, यही आंसर भी। शी कैन नॉट बिकॉज डिजर्शन रिक्वायर्स 5 years, नो इट रिक्वायर्स ओनली 2 years, एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये इतनी जल्दी इसलिए सॉल्व हो गई क्योंकि सही न ढूंढने की बजाय मैंने गलत ऑप्शंस को काटना शुरू किया। ये एक extremely accurate trick है, and it works every time, not almost, there is no probability of this failing. That's how accurate this this strategy is. So what you do is you keep eliminating and you adopt this method in every reasoning से। आप ये लीगल में तो कर ही सकते, सॉरी आप इसे लॉजिकल में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये इंग्लिश में किसी तरह से अप्लाई हो रही है तो इंग्लिश में भी कर दीजिए। ठीक है, तो लीगल एंड लॉजिकल में यू गो फॉर ऑप्शंस व्हिच आर नॉट करेक्ट एंड यू कीप cutting them, you keep eliminating them based on their relationship with the passage. So if they're not related to the passage, they're out, and the one those that remains would have to be figured out कि वो एक है या दो है। एक है तो वही सही आंसर है, दो है तो आप उनको कंपेयर कर लेंगे। ओके, चले, तो ये था आज का मॉक। अगले मॉक में मिलते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, संडे के लिए तैयार रखो। परेशान होने की कोई बात नहीं है, अगर नंबर बहुत ज्यादा कमाल के नहीं भी आए तो भी क्या हुआ, हम फिर भी कोशिश करेंगे खुद को सुधारने की। देखो, अगर रास्ते में चलते हुए गिरोगे नहीं तो ठीक से चलना कैसे सीखोगे, है ना। तो अगर गलतियां हो रही हैं, आप ठोकरें लग रही हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। भाई आप कौन सा बचपन से जानते थे कि क्लैट लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, किसी ने समझाया थोड़ी। आप सीख रहे हो, तो सीखते सीखते 50 गलतियां हो जाती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी भी टाइम है। अगर गलती को सुधारने का जज्बा है तो डरने की कोई बात ही नहीं। ओके, चलो अगले मॉक में मिलते हैं। सब अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर। Hello everyone, welcome to your session. So in this part of the session, I will be discussing with you all the solutions of logical reasoning and quantitative aptitude pertaining to your mock 5. Recently you all must have appeared for your mock 5. I hope that your mock had really went well. You people have scored good, right? And this would have somehow motivated you. And I also believe that your preparation is really going well. You all are studying in a disciplined way, right? And you all are studying fundamentally. You are taking every subject seriously. So without further ado, sir, let's discuss what were the questions of your logical reasoning and quantitative aptitude part, and what were their respective solutions. So this was our logical reasoning part, where this time in logical reasoning we had a passage. My passage says, in recent years, several urban local bodies (ULBs) in India have initiated policies aimed at reducing vehicular pollution by promoting electric vehicles. These include subsidies for EV buyers, exemptions from road tax, and permission for EVs to use bus-only lanes. While these steps are touted as environmentally progressive, critics argue that the approach lacks a holistic understanding of urban transport systems. Empirically,
Empirical studies in metropolitan areas show that personal EVs, although less polluting at the tailpipe, do not substantially reduce overall congestion or pollution. This is because EVs still occupy road space and often replace trips that could have been taken by public transport, cycling, or walking. Moreover, the production of EVs, especially their batteries, entails significant environmental costs, including lithium mining and high water usage. Paradoxically, cities with the highest EV incentives have not demonstrated a proportional decline in air pollution levels. Analysts suggest that this is due to the rebound effect, where the perceived environmental friendliness of EVs encourages people to drive more. Additionally, the electricity used to power EVs in many states is still predominantly generated from coal, thereby undermining the net environmental gain. Policy experts recommend that instead of focusing narrowly on EV adoption, urban planners should prioritize reducing the number of vehicles on the road altogether. Measures such as congestion pricing, investment in public transport, and pedestrian friendly infrastructure have shown more consistent results in enhancing urban quality. All right, so this passage is actually talking about electric vehicles, right? Um, even though the government is promoting electric vehicles, but it is not benefiting the environment as it should have been, right? There should be many more, like people, like government. The author is right, the author is criticizing that government is only focusing on promoting electric vehicles, but they are not focusing on other factors, right? Factors like where road congestion should not be there, road congestion should not be happening, better infrastructure on public transport, right? Promoting walking, cycling, right? So they are not focusing on other infrastructure, developing other infrastructure. They are simply focusing on promoting electric vehicles, and they are thinking that the problems are going to be solved at a larger front, right? So based on this passage, let's see what my question was. Which of the following best summarizes the central argument of the passage? Electric vehicles are a sustainable alternative to petrol and diesel cars, right? This was not the central argument of the passage. EV contributes to reduce air pollution if powered by renewable energy. That was also not the however, this is being mentioned indirect way, right? But that was not the central argument. Central argument is something that is again and again repeated in the passage, directly and indirectly, right? Arguments which are supporting the central argument, right, are used again and again in the passage. But here for option B, even though it was mentioned, but arguments were not given in its support. Second, merely promoting electric vehicles is an insufficient solution to urban pollution. See, this was being talked about again and again, right? Merely promoting, that's what we said, that merely promoting electric vehicles is not a sufficient solution. The government should focus on other infrastructure also, right? See, he said that several urban local bodies in India have initiated policies aimed at reducing vehicular pollution by promoting electric vehicles. These include subsidies, right, exemption from road tax, permission for EV users to use bus only lanes. While these steps are touted as environmentally progressive, critics argue that approach lacks a holistic understanding of urban transport system, right? Although EVs are less polluting at tailpipe, right, they do not substantially reduce overall congestion or pollution. This is because EVs still occupy road space, right, and often replace trips that could have been taken by public transport, cycling, or walking, right? Plus their batteries, right, they entail significant environmental costs, including lithium mining and high water usage. So like merely promoting electric vehicles is not a sufficient solution to urban problems. At last also, he talked about although the electricity used to power EVs in many states is still predominantly generated from coal, thereby undermining the net environmental gain, right? So for question number 43, answer was option C.
All right, next question. Which of the following, if true, would most strengthen the author's argument? All right, so something that is going to strengthen the author's argument. EV adoption has increased in rural areas as well. EV adoption has increased in rural areas as well. No. The cost of EV batteries have decreased significantly. No. Sir, the author is talking about that promoting electric vehicles is not is not a desired solution. It is not a complete solution, right? So most EV users previously committed via public transport. Yes, sir, he is criticizing, right? He's in this passage, he is criticizing about electric vehicles, the usage of electric vehicles, promotion of electric vehicles. So if this option C would have been correct, that most EV users previously committed via public transport, then my answer would have been correct, because it is going to support the author's claim that EV can replace cleaner transport travel modes, right, negating environmental benefits, right? It supports the author's claim, right? Author is making a claim that EV can replace cleaner travel modes, right, negating the environmental benefits and reinforcing the critique. All right. So for question number 44, option C was the correct answer. Then question number 45, which of the following best illustrate the rebound effect mentioned in the passage? Sir, the rebound effect mentioned in the passage. Sir, what does the rebound effect mean? See, here it was the mention of rebound effect. Analysts suggest that this is due to the rebound effect, where the perceived environmental friendliness of EV encourages people to drive more. Right, sir, the rebound effect actually refers to the unintended consequence, right? It refers to the unintended consequence of increased usage, right? Unintended consequence of increased usage, right? So now, since the rebound effect mentions that there is a perceived environmental friendliness of EV encourages people to drive more, so my answer will be people delay buying EV due to high upfront costs, people charge their EVs during non-peak hours to save money, people drive more frequently after buying, right, after buying EVs thinking it's environmentally safe. So this is rebound effect, right? People like see, ultimately my author is trying to say कि if you are going to drive more, you need to charge that battery again and again, right? And the electricity that we people use mostly in order to charge the batteries of electric vehicles, right, is generated from coal. So ultimately you indirectly, right, sir, you are not controlling the pollution, you are actually increasing the pollution, because people are going to drive more. They will think that it is safe, it is environmentally safe, we are creating no pollution, but ultimately when you are charging it, right, you are using electricity which is generated from coal. So ultimately indirectly you are increasing the pollution, right? So for this question number 45, answer was option C. Let's go to the next question. The next question was, what assumption does the author make regarding the current source of electricity in India? Sir, what assumption he makes? Electricity for EVs in India is primarily coal based, right? He mentions it in the passage, right? The author explicitly mentions it in the passage that electricity powering EVs is predominantly generated from coal, right? So this will be correct, right? See, he mentioned it. Next, what inference can be drawn about the impact of EV policy initiative on overall traffic congestion? EV's incentives significantly reduce congestion in urban centers. Traffic congestion remains largely unaffected by EV incentives. Yes, sir, traffic congestion remains largely unaffected because the EVs are actually blocking the same road space which conventional vehicles take, right? In the first part of the passage, he told that, right, while these steps are touted, right, empirical studies in metropolitan areas shows that personal EVs, although less polluting at tailpipe, do not substantially reduce overall congestion or pollution. This is because EVs still occupy road space and often replace trips that could have been taken by public transport, cycling or walking.
right? So earlier people were taking public transport, cycling, or they were walking. Now they are taking electric vehicles, right? Because they think that it is environmentally safe, they are creating no pollution at the tailpipe. So they, like, this is correct, but they are actually blocking the same road space which conventional vehicles take. So it is not overall reducing the road congestion, right? It is not overall reducing the overall traffic congestion in urban areas. So option B would have been correct, right? That it will remain largely unaffected by EV incentives. Which of the following policy recommendations would be most consistent with author's perspective, right? Okay, increasing EV subsidies to speed up adoption, no. Banning lithium mining to curb battery production, no. Promoting a modal shift to public transport and non-motorized travel, yes, this would be correct. So this policy recommendation would be most consistent with author's perspective, because see, in the last part of the passage he says measures such as congestion pricing, investment in public transport, and pedestrian friendly infrastructure have shown more consistent results in enhancing urban air quality. Author is saying if you want to increase urban air quality, right, you should focus on investing more in public transport, right, like providing a good infrastructure which is pedestrian friendly, right, and taking measures such as congestion pricing, right? So actually the author is stressing upon taking a holistic approach on reducing, right, reducing vehicle numbers and support public transport, cycling, walking, like these, right? So option C would have been correct. This will be the correct policy recommendation which would be most consistent with the author's argument. All right, now let's take the next passage. In an effort to combat rising levels of academic dishonesty, several universities have implemented artificial intelligence based surveillance tools during online examination. These systems use facial recognition, eye tracking, and audio monitoring to detect suspicious behavior. Proponents argue that such tools ensure fairness and deter cheating in the absence of physical invigilation. However, critics point out several ethical and practical concerns. Firstly, these systems have been found to be biased against certain demographic. Numerous reports indicate that facial recognition algorithm often misidentify students with darker skin tones or those wearing religious headgear, resulting of false positives resulting in false positives. Secondly, students with disabilities such as those with neurological or physical impairments may exhibit behavior that the system wrongly flags as suspicious. Furthermore, the assumption that increased surveillance leads to reduced misconduct and not always supported by data. Studies in behavioral psychology suggest that excessive surveillance can create anxiety and reduce performance, especially in high stakes settings. In some cases, students become more focused or not triggering the AI system that on answering questions. There is also a growing argument that universities are addressing the symptoms rather than the cause of academic dishonesty. Critics contend that when learning is driven primarily by grades and when support systems are inadequate, students are more likely to resort to dishonest means. In such environments, punitive or technological measures may have only short-term effects. A few institutions are taking alternative approaches such as open book assessment, oral exams, and designing questions that test application over memorization. Early results suggest that these strategies reduce the incentives to teach by making dishonesty or more difficult or irrelevant. Okay, let me read this passage again. In an effort to combat rising levels of academic dishonesty, several universities have implemented artificial intelligence based surveillance tools during online examination. These systems use facial recognition, eye tracking, and audio monitoring to detect suspicious behavior. Opponents argue that such tools ensure fairness and deter cheating in absence of physical invigilation. However, critics point out several ethical and practical concerns. That facial recognition algorithms often misidentify students with darkened skin tones or those wearing religious headgears, resulting in false
positive. Secondly, students with disabilities such as those with neurological or physical impairments may exhibit behavior that the system wrongly flags as suspicious. Furthermore, the assumption that increased surveillance leads to reduced misconduct is not always supported by the data. Studies in behavioral psychology suggest that excessive surveillance can create anxiety and reduce performance, especially in high stakes settings. In some cases, students become more focused on not triggering the AI system that on answering questions. There is also growing argument that universities are addressing the symptoms rather than the cause, right? Rather than the cause. Okay. A few institutions are taking alternative approaches such as open book assessment, oral exams, and designing questions to test applications over memorization. All right. So, based on this passage, what was our first question? Which of the following best describes the central argument of the passage? AI surveillance tools are necessary for maintaining academic integrity. No. Universities should implement stronger penalties for cheating. No. Over reliance on AI surveillance may be ethically problematic and educationally ineffective. Yes, this is correct. Because see, from the second passage, right, the author said that however the universities are taking AI tools, right, to monitor online examination fairness, right, in absence of physical invigilation, but there are certain problems, right? Firstly, these systems found to be biased. These systems are biased against certain demographic, right? These systems are biased against certain demographics, right? It is not like AI surveillance on both ethical and practical grounds, right? Author is critiquing that, right? Author is criticizing it. Author is criticizing it, right? And he is saying that there should be other alternatives, right? The other alternatives should be promoted to find out the deeper cause of cheating, making right. So that's why C will be more correct, right? Because see, he says critics contend that when learning is driven primarily by grades and when support systems are inadequate, students are more likely to resort to dishonest means, right? So he is criticizing this. He is criticizing the use of AI tools. So option C would be correct, right? This would be the central argument. As I said earlier, central argument is something that my author uses, like my author puts argument again and again in support of that. Now, next question, which of the following, if true, would most weaken the argument against AI based proctoring? Right? See, he's saying that AI based proctoring is biased, right? It is not accurate. It is not accurate, right? So, it says most cheating occurs in open book exams. No, right? This would not weaken. Students overwhelmingly prefer in-person exams. AI surveillance systems has recently shown 99% accuracy across all demographics. See, this would weaken, because he is saying this would weaken the author's argument, because the author clearly said that AI system, these systems have been found to be biased against certain demographics, right? So C will be weakening it. Next question, what assumption is implicit in the argument against AI surveillance in the exam? Right. So AI tools are more accurate than human invigilators. No. AI, all students are predisposed to cheating under pressure. No. Ethical and psychological factors are as important as technological ineffectiveness. Sir, option C would be correct. This assumption is implicit, right? That ethical and psychological factors are as important as technological effectiveness. Right, because see, the author promotes, right, the author promotes that students fairness and students well-being is also as important as catching cheaters, right? So option C would be correct here. Next, according to the passage, what is potential unintended consequence of AI based surveillance during exam? See, AI unintended, right? Okay, so it
See, the author explicitly mentions studies in behavioral psychology suggest that excessive surveillance can create anxiety and reduce performance, especially in high stakes settings, right? So, this would be the potential unintended consequence. Students may cheat more creatively, universities may abandon online assessment, student anxiety may increase, affecting performance, right? So, this will be correct. Next, which of the following is the author most likely to agree with? The best way to stop cheating is through deterrence and punishment. No. Ethical AI can fully solve. No. Systematic educational reforms reduce the need of surveillance. See, because the author said in the passage, right, ki critics have contended that when learning is driven primarily by grades and when support systems are inadequate, students are more likely to resort to dishonest means. In such environment, punitive or technological measures may have only short-term effect. A few institutions who have started taking alternative approaches such as open book assessments, oral exams, and designing questions that test application over memorization. Early results suggest that these strategies reduce the incentive to cheat by making dishonesty more difficult or irrelevant. Right, so option C would be correct because last part of the passage explicitly tells about it. Next one, which of the following statement most accurately reflects the author's view on alternative assessment methods? Statement most accurately reflects the author's view on alternative assessment. They can make cheating irrelevant by changing nature of the test, right? B, last part of the passage tells me about it. So B will be correct here, right? So this was about your logical reasoning, and now based on quantitative aptitude, we had a passage here, right? We had a passage based question. All right. So what my question says, okay, a group of friends planned a road trip from city A to city B, the distance of 320 kilometers. They started at 8 a.m. Due to morning traffic, they drove at a speed of 40 km per hour for the first 2 hours. Once they reached the highway, they increased the speed to 60 km per hour for the next 2 hours. After they took a 30-minute break at the roadside restaurant, they resumed their journey and covered the remaining distance at a speed of 80 km per hour, eventually reaching city B at exactly 2 p.m. What distance, based on this, first question was, what distance did the group cover in the first 2 hours of the journey? See, for the first 2 hours of the journey, they drive at a speed of 40 km per hour. So at a speed of 40, right, in 2 hours, how much distance they will cover? 40 into 2, that is 80 km per hour. So for question number 55, the answer was option B. Next one. Next question says, how much distance did the group cover during the next 2 hours? See, once they reach the highway, right, for the next 2 hours, they drive at a speed of 60. So with the speed of 60 in 2 hours of time, they will cover 120 kilometer distance, right? So my answer will be option C. Next was, what was the total distance covered before the break? See, they drive for first 2 hours, then they drive for next 2 hours, and then they took a 30-minute break. So total they drive for 4 hours. First 2 hours with a speed of 40. With a speed of 40 in first 2 hours, they cover 80 kilometer distance. And now with the speed of 60 in the next 2 hours, they cover 120 kilometer distance. So total distance covered before break was 200 kilometers. So for question number 57, answer was option A. Next, how much distance was left to cover after the break? See, out of a total distance of 320 kilometer before break, they have covered 200 kilometer, right? So out of 320, if 200 was covered before break, 120 will be remaining distance. At the break time, 120 kilometer distance was remaining. Next, how long did the group drive after the break, reaching city B? See, they have driven for they start at 8 a.m. and they reach at 2 p.m. right? So total time they take to cover this distance is 6 hours. Out of 6 hours, they have driven for 4 hours, right? They have already driven for 4 hours, plus they have taken a half-hour break. So total time they took was 4.5 hours out of 6. So 6 minus 4.5, remaining time they drove was 1.5 hours. And next question, what was the total time spent on
spent driving. See, they total took 6 hours of time, out of which 0.5 hours was break. So total time spent on driving was 5.5 hours. Option B, right? Option B was correct. Right. So these were your questions pertaining to mock 5, and these were their respective solutions. I hope all these solutions got clear to you. Right. Now, as far as this session goes, this is all from my side. When we meet up in the next session, sir, we will be discussing your solutions pertaining to mock 6. As if for now, I wish you all the very best luck for your upcoming mock 6. Do well, study well, right, and see the results, right? So all the very best, and let's meet up in the next session. So thank you so much for watching this session. Keep learning, keep smiling.